हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के नीट एग्ज़ाम के PYQ डिस्कस किए थे। आज यूनिट एंड डायमेंशन की फाइनल क्लास है और आज जो हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो टॉपिक हम कंसीडर करेंगे वो रहेगा डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। होप आपको लास्ट 2 क्लासेस का कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। एक फोर्स है जिसको डिफाइन किया हुआ है F इज इक्वल टू एल्फा टी स्केयर प्लस बीटा टी से, इस फॉर्म में इस फोर्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। एक पार्टिकल पे ये एक्ट कर रहा है एक गिवन टाइम इंटरवल टी के लिए। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट इज। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वो ना डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये जो चारों ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में ना अल्फा और बीटा इन्वॉल्व है, तो हमको ना सबसे पहले इस गिवन फोर्स की इक्वेशन से अल्फा और बीटा के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो फोर्स को कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, फोर्स को एक्सप्रेस किया हुआ है अल्फा टी स्केयर प्लस बीटा टी से। अल्फा के डायमेंशन आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, फोर्स को टी स्केयर से डिवाइड करके जो डायमेंशन आपको मिलेंगे। अब हम यहाँ पे ना फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये बन जाएंगे फोर्स के डायमेंशन। टी स्केयर के डायमेंशन ये सिर्फ टाइम की टर्म में एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, तो अल्फा के आपके पास जो डायमेंशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एम एल पावर 1 टी रेस टू पावर -4। ये तो हमने अल्फा के डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से जब आप ना बीटा के डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, बीटा के डायमेंशन के लिए सिंपली आप ना फोर्स को ना टाइम से डिवाइड कर दीजिए। सो ओवरऑल मैं इसके डायमेंशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा एम एल टी रेस टू पावर -3। सो हमको अल्फा और बीटा के डायमेंशन सेपरेटली हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो चारों ऑप्शन है ये हमको ना एक एक करके क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, तभी हमको ना डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी, जो एक ऐसा फैक्टर है जिसके डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखना जरा, अब जो पहला ऑप्शन आपके पास बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा, अब बीटा के डायमेंशन आपको पता ही है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायमेंशन मिलेंगे आपको एम एल टी रेस टू पावर -2। और फर्दर अल्फा के डायमेंशन इसके ना डिवाइड में आएंगे, अल्फा के डायमेंशन क्या है, एम एल टी रेस टू पावर -4। सो ओवरऑल ये क्वांटिटी कौन से डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये डायमेंशन हो जाएगा टी रेस टू पावर -2। यानी कि जो ये पहला ऑप्शन है ये तो फॉल्स है क्योंकि ये डायमेंशनलेस नहीं है। उसके बाद अगर हम ना सेकंड ऑप्शन चेक करें, सेकंड ऑप्शन में क्या क्वांटिटी गिवन है, अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा। अब अल्फा और टी के ना डायमेंशन में कलेक्टिवली करके लिख देता हूँ, ये बन जाएगा एम एल टी रेस टू पावर -3 डिवाइड में बीटा के डायमेंशन क्या है, एम एल टी रेस टू पावर -3। यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में ना सेम डायमेंशन है, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ जाएंगे, यानी कि डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, वेलोसिटी को टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है। यहाँ पे ना ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है। आपको ना ए बी और सी तीनों के डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेलोसिटी को देखना जरा कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया हुआ है ए मल्टीप्लाई विद टी प्लस, ये बन जाएगा बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी। अब डायमेंशन एनालिसिस में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। अगर टाइम में सी को ऐड किया हुआ है तो इससे क्या पता चलता आपको, जो सी के डायमेंशन हो जाएंगे वो ना टाइम के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो सी के डायमेंशन हो जाएंगे एम पावर 0 एल पावर 0 टी रेस टू पावर 1। सी के डायमेंशन हमने इवेल्युएट कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, राइट साइड में ना
ये जो क्वांटिटी है a इंटू टी, ये इंडिविजुअल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो क्वांटिटी है ये ओवरऑल, ये क्वांटिटी भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले अगर आप ना a के डायमेंशन इवेल्युएट करो, a इंटू टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m पावर 0 l पावर 1 t रेस टू पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप a के डायमेंशन इवेल्युएट करोगे क्या आ जाएगा, m पावर 0 l पावर 1 t रेस टू पावर -2, ये t डेनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरीके से हमने a के डायमेंशन को भी इवेल्युएट कर लिया। फाइनली ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है b डिवाइडेड बाई t प्लस c, ये क्वांटिटी भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी तो इसके ये डायमेंशन बन जाएंगे। सो b के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, अब ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, डेनोमिनेटर में t प्लस c है, यानी कि c के डायमेंशन भी टाइम वाले हैं। सो b के डायमेंशन, b के जो ऑलरेडी हमको डायमेंशन मिले उसको ना जस्ट टाइम और इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये बन जाएगा m पावर 0 l पावर 0 और t रेस टू पावर 0 फाइनली। अब देखना जरा, c के डायमेंशन तो है टाइम वाले, a b और c के डायमेंशन, a के डायमेंशन है l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, m तो है ही नहीं इसके अंदर, l पावर 1 t रेस टू पावर -2, वो एक तो सेकंड ऑप्शन में एक थर्ड ऑप्शन में है। b के डायमेंशन, b तो अच्छा b में ना यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी है ना, ये l पावर 1 आएगा साथ में, l पावर 1, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन में। और फाइनली c के डायमेंशन थे टाइम वाले, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास, क्योंकि जो b क्वांटिटी है वो ना लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, एक क्वांटिटी x है जो ना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बॉडी, और उस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ना किलोमीटर के अंदर मेजरमेंट की हुई है, उस डिस्टेंस की किलोमीटर के अंदर, और टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेकंड में एक्सप्रेस किया हुआ है। बी की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना बी की यूनिट को इवेल्युएट करना है। एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्र। ये जो एक्स क्वांटिटी क्या है, ये ना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको ना बी की यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी इंटू टी स्क्र है ये भी क्या हो जाएंगे, ये क्वांटिटी ना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और डिस्टेंस इन्होंने कहा है किलोमीटर्स के अंदर। इसका मतलब है बी क्वांटिटी का क्या मतलब है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू, डिस्टेंस इन्होंने किस में मेजर किया हुआ है, किलोमीटर के अंदर मेजर किया हुआ है, तो यहां पे यूनिट आ जाएगा किलोमीटर, और डिवाइड में टाइम, टाइम को मेजर किया हुआ है सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी है, एक मटेरियल की डेंसिटी को ना सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस किया हुआ है, और उसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी मेंशन है। डेंसिटी की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, वो है 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज। अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए ये तो सीजीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में हम दूसरे सिस्टम के पैरामीटर लिख लेते हैं। उन्होंने बोलना है इस सिस्टम के अंदर अगर आप जो लेंथ है L2 को मेजर करते हो, वो लेंथ आपको ना 10 सेंटीमीटर में मेजर करनी पड़ेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर को एज ए यूनिट कंसिडर किया हुआ है, और जो मास है वो मास आपको ना 100 ग्राम के अंदर मेजर करना पड़ेगा। जैसे सीजीएस सिस्टम को आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हो उस तरीके से ही है। तो ये जो नया सिस्टम है यहाँ पे लेंथ को ना 10 सेंटीमीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को एक यूनिट कंसीडर किया हुआ है, और ऐसे ही मास के लिए ना 100 ग्राम को एक यूनिट कंसीडर किया हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, अब इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में ना आपको डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ρ2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब जब आप ना डायमेंशन को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस करते हो, आपके पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहती है तो आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब जब आप n1 की बात कर रहे हो, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी की फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, यूनिट यहां पे ऑलरेडी मेंशन है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
इज इक्वल टू, अब n2 की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब यहाँ पे अगर आप ना लेंथ की यूनिट की बात करो, वो आ जाएगा आपके पास, अच्छा वो तो डेनोमिनेटर में आएगा ना लेंथ तो। अब यहाँ पे आपके पास यूनिट क्या है, एक तो आपके पास यूनिट है 100 ग्राम और डिवाइडेड बाय, अब ये बन जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको ना क्यूब कंसीडर करना पड़ेगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो ना, हमको यहाँ से ना सिंपल n2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो ये बन जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। राइट साइड में भी आप, क्योंकि ना ये ऑलरेडी ग्राम पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, लेकिन इसको ना न्यूमेरिकल वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको मिलता है न्यूमिनेटर में 10⁻² और डेनोमिनेटर में आपको मिलता है, ये है बेसिकली 100 ग्राम लिखा हुआ था ना और 10 सेंटीमीटर था, और उसका आपको क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10⁻3 स्टिल इज इक्वल टू, अब n2 के साथ ना डिवाइड में 10 है, तो n2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली 40। तो ये उस क्वांटिटी यानी कि डेंसिटी की वैल्यू है एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। जो इनिशियल डेंसिटी की वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में ये क्या है, 10 टाइम्स लार्ज है, तो ये 40 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अब। एक फिजिकल क्वांटिटी पी है, उसकी ना टाइम डिपेंडेंसी को एक्सप्रेस किया हुआ है। जो पी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो टाइम पे कुछ ऐसे डिपेंड करती है, पी नोट, और इसके साथ में लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ माइनस में अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, और जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा के डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेफ्ट में जो क्वांटिटी है राइट साइड में भी वही क्वांटिटी होनी चाहिए, देखा जाए तो। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है एग्जैक्टली सेम डायमेंशन राइट साइड में एग्जिस्ट करने चाहिए। लेफ्ट साइड में ये क्वांटिटी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पे इन्होंने बोल रखा है, यहां पे पी नोट है और एक्सपोनेंशियल दिया हुआ साथ में। अब एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जो ना टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब राइट साइड में ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला ओवरऑल फंक्शन है ना, ये अगर कांस्टेंट बन जाए तभी क्या होगा, मान लीजिए इसको आप एक सिंपल नंबर से रिप्लेस कर दोगे, तभी क्या हो जाएगा, पी नोट के साथ अगर आप एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में करोगे तब भी वो प्रेशर की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रेशर की को ही हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। अब ये क्वांटिटी एक नंबर की फॉर्म कांस्टेंट नंबर कब बन जाएगी, इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना, यानी कि अल्फा टी स्क्वायर, हम पहले ये लिखते हैं, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना माइनस में अल्फा टी स्क्वायर पूरा फंक्शन, ये क्या हो, एक कांस्टेंट क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करे। ये एक नंबर को क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और जब ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो बन जाएगी 1/t स्क्वायर। और अगर आप ना अल्फा के डायमेंशन इवेल्युएट करते हो, अल्फा के डायमेंशन आ जाएंगे टाइम के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के, t⁻⁻²। सो अल्फा के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, t⁻⁻²। सो इस तरीके से आप अल्फा के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके डायमेंशन तो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगी। डायमेंशनल कांस्टेंट को अगर आप डिफाइन करते हो, इसका मतलब क्या होता है, जो उसकी ना न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट। जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या उसके डायमेंशन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली दो डेंसिटी की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके तो डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ना जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एक डेंसिटी की बॉडी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो अगर इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये आ जाएगा m⁻0 l⁻0 t⁻0। तो ये तो क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, हमको डायमेंशनल कांस्टेंट बताना है। अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप इवेल्युएट करते हो तो ये आपको मिलता है एफ आर स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल सिंपली। अब ये इसके ना जो डायमेंशन आएंगे नॉन जीरो, मतलब कि मास लेंथ और टाइम की टर्म्स में आप इसको इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। और उसके साथ साथ ना इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻1 और उसके साथ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि इसके डायमेंशन भी एग्जिस्ट करेंगे और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चेक करते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हो तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख पाओगे। ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी की तरह डायमेंशनलेस। उसके बाद अब पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो भी क्या होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडियस और लेंथ के टर्म में उनकी रेशियो को एक्सप्रेस करती है। तो ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान लिया जाए, अब आपको इनकी टर्म्स में ना एनर्जी के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। अब एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी ना फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम पे अगर डिपेंड करे, जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया है ना, इंटरेस्टिंग। अदरवाइज तो मास, लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। यहां इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप ना फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लो, तब आपको क्या एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है। अब देखना जरा ध्यान से, एनर्जी को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फोर्स रेस टू पावर ए, उसके बाद एक्सेलरेशन रेस टू पावर बी, और फाइनली जो टाइम है रेस टू पावर सी। अब दोनों तरफ अपना डायमेंशन एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ पे। अब एनर्जी के डायमेंशन अगर आप लिखोगे, एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स के डायमेंशन को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स के डायमेंशन है मास इंटू एक्सेलरेशन की टर्म्स में रेस टू पावर ए। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनली यहाँ पे ना टाइम के डायमेंशन है। फर्दर अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, फर्दर आपको क्या वैल्यू मिलती है, अगर आप ना मास की पावर को कंबाइंड कर लो तो ये बन जाएगा m रेस टू पावर ए सिंपली। उसके बाद लेंथ की पावर को, लेंथ की पावर बन जाएगी आपके पास a प्लस बी, और फाइनली टाइम की पावर ये बन जाएगा माइनस में ट्वाइस ऑफ ए, माइनस में ट्वाइस ऑफ बी, प्लस में क्या है c। अब इंडिविजुअली आपको ना मास की पावर कंपैरिजन करनी है, मास की वैल्यू, मास की जो पावर है उसका कंपैरिजन करना है, और उसके बाद लेंथ की पावर का कंपैरिजन, और फाइनली टाइम की पावर का कंपैरिजन। जब मास की पावर का कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे a है, सो इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब आप ना लेंथ की पावर का करो, लेंथ की पावर है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू टी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और फाइनली जब आप ना टाइम की पावर कंपैरिजन करोगे, माइनस में 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, माइनस में ट्वाइस ऑफ ए, माइनस में ट्वाइस ऑफ बी, प्लस में सी, स्टिल इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास +1 है तो ये बन जाएगा -2, बी की वैल्यू भी +1 है तो ये बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा प्लस में सी, -2 से -2 कैंसिल, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो इसका मतलब है एनर्जी को जब आप फाइनली एक्सप्रेस करते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको फाइनली, जो आपके पास आंसर आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स रेस टू पावर ए की वैल्यू 1 है, यानी कि एफ रेस टू पावर 1 आ जाएगा, एक्सेलेरेशन रेस टू पावर बी वो भी 1 है, और फाइनली टाइम है, टाइम की पावर सी, तो ये बन जाएगा t², F1A1 t रेस टू पावर 2, F1A1 t रेस टू पावर 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। सो इस तरीके से अपना प्रोसीड कर सकते हो। होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना सिमिलर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब यहाँ पे ना सिंपली एक्सेलरेशन की जगह ना वेलोसिटी को कंसीडर किया हुआ है एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास के डायमेंशन इवेल्युएट कर रहे हैं। सो मास को आप एक्सप्रेस कर दोगे फोर्स रेस टू पावर ए, सेकंड क्या है वेलोसिटी रेस टू पावर बी, और फाइनली टाइम रेस टू पावर सी, दोनों तरफ ना डायमेंशन इवेल्युएट कर दो तो ये बन जाएगा m रेस टू पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन,
सो ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो रेस टू पावर ए। वेलोसिटी क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी, और ये टाइम रेस टू पावर सी स्टिल इज इक्वल टू मास की पावर का कंपैरिजन उनको कंपाइल कर लीजिए, ये एम पावर ए आ जाएगा। उसके बाद अब फर्दर अगर आप ना लेंथ की पावर को इकट्ठा करके लिखते हो, एल की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, ए प्लस बी, और फाइनली जब टाइम का लिखोगे तो टाइम का आ जाएगा माइनस में ट्वाइस ऑफ ए, माइनस में बी, और प्लस में आ जाएगा सी। अब वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ना, पहले मास की पावर का कंपैरिजन, उसके बाद लेंथ की पावर का कंपैरिजन, फिर टाइम की पावर का कंपैरिजन। जब आप ना मास की पावर का कंपैरिजन करते हो यहाँ पे ना, सो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। लेंथ की पावर है ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो, तो बी की वैल्यू भी जीरो बन जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। टाइम की पावर का करोगे, माइनस में टू है, माइनस में यहाँ लिखोगे बी, प्लस में सी, टाइम की पावर है राइट साइड में। अच्छा, क्योंकि हम ना मास को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एम रेस टू पावर वन आएगा यहाँ पे ना, एम रेस टू पावर वन आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो एम की पावर अगर वन हो तो यहाँ पे जो आपको ए की वैल्यू मिलती है, ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू वन मिलती है, और बी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ ए यानी कि माइनस वन। और फाइनली जब आप ना टाइम की पावर का कंपैरिजन करोगे वो तो ऑलरेडी जीरो ही है, सो सी की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, अब ए की वैल्यू उधर जाके ये बन जाएगा ट्वाइस, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, बी उधर जाके प्लस वन बनेगा, माइनस वन ऑलरेडी है तो वन आ जाएगा। सो यानी कि एफ रेस टू पावर, अब ओवरऑल अगर आप हम इसका आंसर लिखें तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मास को जब आपने ना फोर्स की टर्म्स में एफ पावर ए, तो ये बन जाएगा एफ, वेलोसिटी पावर बी, तो वेलोसिटी की पावर माइनस वन, और फाइनली टाइम की पावर वन है, टाइम रेस टू पावर वन, एफ वन वी माइनस वन, और टी रेस टू पावर वन। सो फाइनली फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज मास के डायमेंशन है ना ये, हाँ जी बिल्कुल, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेंथ की डिपेंडेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको ना लेंथ को कैसे एक्सप्रेस करना है, लेंथ को आपने एक्सप्रेस करना, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस टू पावर ए कंसीडर करो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रेस टू पावर बी कंसीडर करो, और फाइनली ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर, मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के से एक्सप्रेस करता हूं, इसकी पावर सी की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, इक्वेशन वन मान लीजिए। अब हम ना बारी बारी से सबसे पहले तो ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन इवेल्युएट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के जब आप डायमेंशन लिखते हो सिंपली, सो वो आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको ये डायमेंशन लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, इसके डायमेंशन के इक्वल आएगा। फर्दर जब आप इसको लिखोगे तो आपको क्या मिलता है, फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, एम स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये एम पावर माइनस वन आएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन जब आप लिखते हो तो ये बन जाएगा एल, और आर का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एल का क्यूब, और फाइनली बन जाएगा टी रेस टू पावर माइनस टू। ये आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, हाँ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। अब जो आपके पास है ना ये क्वांटिटी है ई स्क्वायर के, यानी कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए आपको ना कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला इवैल्यूएट करना पड़ेगा। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता है उसको कूलम्स लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आर स्क्वायर भी आता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, इसके डायमेंशन लिख दोगे। मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये बन जाएगा एल क्यूब टी रेस टू पावर माइनस टू, ये इसके डायमेंशन आ जाएंगे। सिंपल, वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हम इसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सिंपल लेंथ है, तो लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस टू पावर ए, यानी कि एल टी पावर माइनस वन। अच्छा, लेंथ के डायमेंशन लिख लीजिए यहाँ पे राइट साइड में, एम पावर जीरो, एल पावर वन, और ये बन जाएगा टी रेस टू पावर जीरो। वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस टू पावर ए, तो ये बन जाएगा इस क्वांटिटी की रेस टू पावर ए, जी रेस टू पावर बी, अब इस क्वांटिटी की बारी है, एम पावर माइनस वन, एल पावर थ्री, टी रेस टू पावर माइनस टू, और इसकी पावर आपको बी लिखनी पड़ेगी। और ई स्क्वायर के डायमेंशन हम इवेल्युएट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा एम एल क्यूब टी रेस टू पावर माइनस टू, और इसकी पावर सी। फाइनली जब आप ना कंपैरिजन करते हो यहाँ पे पावर्स का,
अब पावर का जब आप कंपैरिजन करोगे, मान लीजिए मास की पावर का कंपैरिजन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी मास की पावर 0 है, राइट साइड में ना मास की पावर कितनी है, माइनस में बी प्लस सी, माइनस में बी प्लस सी। इससे ये प्रूव होता है कि सी और बी की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखो जरा ध्यान से, अगर आप ना लेंथ की वैल्यू का कंपैरिजन करते हो पावर का, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट साइड में देखना जरा, यह आ जाएगा ए और साथ में आ जाएगा थ्राइस ऑफ बी, थ्राइस ऑफ बी और प्लस में आ जाएगा थ्राइस ऑफ सी। अब यहाँ पे भी ना क्योंकि सी और बी की वैल्यू इक्वल है, अगर हम इनको इक्वल पुट कर देंगे, अब फाइनली ना टाइम की पावर का कंपैरिजन करते हैं। टाइम की पावर का जब आप कंपैरिजन करते हो यहाँ पे ना, सो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है। अब टाइम की पावर का कंपैरिजन करो, लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट साइड में देखना जरा, ये बन जाएगा माइनस में ए और राइट में बनेगा माइनस में ट्वाइस ऑफ बी और फाइनली बनेगा माइनस में ट्वाइस ऑफ सी। सो इस तरीके से अगर आप इनको ना फर्दर सोल्व करोगे, जहां पे ना बी और सी की वैल्यू आपस में इक्वल है, बी और सी की वैल्यू जब इक्वल है, अब देखना इसके बाद हम ना यहां पे एक्सपेंड करते हैं इसको। जो ना सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सिर्फ सी की टर्म में एक्सप्रेस करता हूं, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 टाइम्स सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को भी सिर्फ ना सी की टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में 4c, माइनस में 4c, माइनस में ए इज इक्वल टू 0, माइनस में ए इज इक्वल टू 0। इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, सी की वैल्यू 1/2 है, यही वैल्यू बन जाएगी बी की, यही वैल्यू क्या बन जाएगी बी की। और ए की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए आपको ना सी की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी सिंपली। ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 6 टाइम्स ऑफ सी, सी की वैल्यू है 1/2 यानी कि 1 माइनस 6/2 यानी कि 3, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है -2, बी की वैल्यू आपके पास आई है फाइनली 1/2 और सी की वैल्यू भी क्या आई है 1/2। अब हमने ना यानी कि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अगर रखा जाए इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू है 1/2। पहले ए की बात करते हैं, ए की वैल्यू -2 है यानी कि 1/c² बनेगा एक तो यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1/2 है, अंडर रूट के अंदर कंसीडर कर लो, यानी कि ये डेनोमिनेटर में आएगा डिवाइडेड बाय, सी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है तो कोई बात नहीं, ये वाली न्यूमिनेटर में रहेगी e² डिवाइडेड बाय 4π/0। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो 1/c², g इंटू e² बाय 4π/0। फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को करते टाइम ना आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन फॉर्मूला वो टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो सेम नेचर के क्वेश्चन है ना, जिनमें एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है, मैंने उन क्वेश्चन को ना एक पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, सिंपल। अब यहां पे भी हमने ना लेंथ की डायमेंशन थी, अब इस क्वेश्चन में क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, वो दोनों यहां पे भी हैं। अब यहां पे सिर्फ ना ये जो आपके पास e² डिवाइडेड बाय 4π/0 है, इसकी जगह इन्होंने ना प्लैंक्स कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम सबसे पहले ना प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे आपको सिंपली लेंथ के डायमेंशन जब फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस टू पावर a, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रेस टू पावर b और h रेस टू पावर c। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायमेंशन हमको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हमको पता है, h के डायमेंशन हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जस्ट। अब h क्या होता है बेसिकली, E डिवाइडेड बाई न्यू आप इसको लिख सकते हो, यानी कि एनर्जी के डायमेंशन को ना फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन 1/t के इक्वल होते हैं। h के डायमेंशन आपके पास आ जाएंगे ml² और ये बन जाएगा t रेस टू पावर -1। हमने ये भी इवेल्युएट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ना डायमेंशन इवेल्युएट करते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा m⁻0 l⁻1 t रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस टू पावर a l t-1 रेस टू पावर a। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमने यहाँ से इवेल्युएट किया था, क्या वैल्यू आई थी, -1 3 -2, -1 3
और ये बन जाएगा -2 रेस टू पावर बी। और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन देख लीजिए, ये बन जाएगा m एल स्क्वायर टी रेस टू पावर -1 और इसकी पावर क्या बन जाएगी, c बन जाएगी। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले कंपैरिजन किया था, अब जैसे ना मास की पावर का जब आप कंपैरिजन करते हो, मास की पावर का यहाँ पे करेंगे लेंथ की पावर का और फाइनली टाइम की पावर का। मास की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट साइड में देखना जरा, ये बन जाएगा माइनस में b प्लस में c, माइनस में b प्लस में c। इसका मतलब है c की वैल्यू b के इक्वल आ जाएगी। लेंथ की अगर बात करो, लेफ्ट में पावर 1 है, राइट में देखो जरा, ये पावर बन जाएगी a और यहाँ पे पावर लेंथ की बन जाएगी 3 टाइम्स b और यहाँ पे बन जाएगी ट्वाइस ऑफ c। अब b और c की वैल्यू इक्वल है यहाँ पे। अब टाइम की पावर का कंपैरिजन करो, लेफ्ट साइड में 0 और राइट में देखना जरा, टाइम की पावर माइनस में a और ये बन जाएगा माइनस में ट्वाइस ऑफ b और फाइनली ये बन जाएगा माइनस में c। जैसे ना प्रीवियस क्वेश्चन है एग्जैक्टली वैसी ही इसकी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे अगर आप ना b और c की वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हो, यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलती है, 5c प्लस a इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो b और c को एक जैसा पुट करते हुए, b और c को, ये आपके पास बन जाएगा माइनस में 3b इज इक्वल टू a। a राइट साइड में चला जाएगा, सिंपल। अच्छा, b और c की वैल्यू तो आपस में इक्वल है, b और c की वैल्यू जब आपस में इक्वल है तो यहां पर आप ना ये वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे आप ना c की वैल्यू इवेलुएट कर लो। अब जैसे अगर यहां पे करते हो, यहां पे भी ना, या तो यहां पे इसको b पुट कर दो, 5c प्लस ए इज इक्वल टू 1 और ये बन जाएगा माइनस में थ्राइस ऑफ b, क्योंकि b और c आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू a। b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस में a डिवाइडेड बाई 3, यही वैल्यू c की है। यहाँ पे जब आप इसको पुट करते हो तो ये बन जाएगा 5c इज इक्वल टू, c को ना एक ही टर्म्स में लिख दो ना, ये बन जाएगा सिंपल माइनस में a बाई 3 माइनस में 5/3 प्लस 1 a इज इक्वल टू 1। सो ओवरऑल आपके पास जो a की वैल्यू आएगी, अब ध्यान से देखना, a की वैल्यू जो आपके पास आती है यहाँ से, ये बन जाएगा माइनस में 2 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा सिंपली। अगर ये वैल्यू a की आती है, b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू का 1/3 है नेगेटिव में, यानी कि 1/2 और c की वैल्यू क्या है, b के इक्वल है 1/2। अब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें इन चीज़ों को ना यहाँ पे, तो लेंथ इज इक्वल टू c रेस टू पावर a है, यानी कि नेगेटिव में 1 डिवाइडेड बाई c रेस टू पावर 3/2। g और h की पावर b और c की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर बन जाएगा g इंटू एच अंडर रूट के अंदर और डिवाइड में c की पावर 3/2 है, 3/2 यानी कि अंडर रूट के अंदर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। काफी इजी क्वेश्चन था ना ये तो, है ना, इसको तो आप काफी जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया हुआ है एक ट्यूब के अंदर से, जो लिक्विड के फ्लो के दौरान अचीव की हुई है विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस की पावर में। विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, सिंपल। अब आप देखना जरा, जो वेलोसिटी है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी को विस्कोसिटी रेस टू पावर एक्स लिखा हुआ है, डेंसिटी रेस टू पावर वाई लिखा हुआ है और रेडियस रेस टू पावर जेड लिखा हुआ है। अब आपको क्या इवेल्युएट करना है यहाँ पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब देखना जरा, जब आप ये वैल्यू इवेल्युएट करते हो, वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। वेलोसिटी के डायमेंशन m पावर 0 l पावर 1 t रेस टू पावर -1 इज इक्वल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए ना विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर। तो यहां से जब आप ईटा के डायमेंशन इवेल्युएट करते हो, F डिवाइडेड बाय 6 पाई वी आर, तो ईटा के डायमेंशन आपके पास क्या आते हैं, m पावर 1 l पावर -1 t रेस टू पावर -1, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा m l पावर -1 t रेस टू पावर -1 टोटल पावर x। ये है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा m और पर यूनिट वॉल्यूम l पावर -3, इसकी पावर बन जाएगी y और सिंपली ये l रेडियस है तो इसकी पावर बन जाएगी z। अब दोबारा फिर वही कंसेप्ट,
हम यहाँ पे यूज करेंगे। मास की पावर का कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ पे। मास की पावर का जब आप कंपैरिजन करते हो ना, यहाँ पे लेंथ का और यहाँ पे फाइनली टाइम का, मास की वैल्यू लेफ्ट साइड में 0 है जो पावर है उसकी, राइट साइड में ना मास की पावर क्या क्या वैल्यू है, x प्लस वाई है। अब लेंथ की पावर का 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस में 3y और ये बन जाएगा प्लस में z। फाइनली टाइम के लिए करोगे -1 इज इक्वल टू, टाइम के लिए बन जाएगा माइनस में x, इसमें टाइम है ही नहीं, यहाँ पे भी टाइम नहीं है। सो ओवरऑल x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। x और y की वैल्यू का जब आप ना यहाँ पे यूज करते हो तो आप ना z की वैल्यू कैसे निकालते हो, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 3y। x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, 1 और 1 2 बन जाएगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे -1, यानी कि 1 -1 और -1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब एक इक्वेशन है, अब जैसे ये वेंडर वाली इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो ना तो वहां पे ना जैसे एक तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन लिखते हैं, एक हम लिखते हैं रियल गैस के लिए। तो ये जो इक्वेशन है ना ये बेसिकली ना रियल गैस के लिए लिखी हुई इक्वेशन है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई वी। P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। इन्होंने कहा है कि A और B क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तब आपको ना A के डायमेंशन इवेल्युएट करने हैं। अब जरा ध्यान से देखना, जो A बाई वी स्क्वायर है ना उसको प्रेशर के अंदर ऐड किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस द क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन एंड ऑफ सेम नेचर आर ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब है जो A बाई वी स्क्वायर के जब आप डायमेंशन इवेल्युएट करोगे ये ना प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल आएगा। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप लिखते हो आपको ये वैल्यू मिलती है, स्टिल इज इक्वल टू। तो आपके पास A के डायमेंशन क्या आएंगे, वॉल्यूम, V वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के जो डायमेंशन उसका स्क्वायर है, राइट साइड में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है L रेस टू पावर 3, स्क्वायर करोगे L पावर 6 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा L पावर 5 T रेस टू पावर -2, M1 L5 T रेस टू पावर -2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज P क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, लाइट की स्पीड है ऑब्वियसली, वो तो सिंबल वही यूज किया हुआ है ना, और S रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। द नॉन जीरो इंटीजर XYZ सच दैट इज डायमेंशनलेस R। अब ये क्वांटिटी ना मान लीजिए एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी क्या हुआ है, क्या को एक्सप्रेस किया हुआ है P रेस टू पावर X, S रेस टू पावर Y और C रेस टू पावर Z में। अब ये क्या है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कब होगी, M पावर 0 L पावर 0 T पावर 0, तभी तो ये डायमेंशनलेस होएगी, ना तो ये मास पे डिपेंड करती, ना लेंथ पे और ना ही टाइम पे। अब राइट साइड में देखना, ये है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके ये डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, L रेस टू पावर -1 और T रेस टू पावर -1 और इसकी रेस टू पावर X है टोटल। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब हम सबसे पहले ना S के डायमेंशन इवेल्युएट कर लेते हैं एक बार, S के डायमेंशन को ना अलग से सोल्व कर लेते हैं। S के डायमेंशन क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है, तो ये बन जाएगा mL² T रेस टू पावर -2। एरिया के डायमेंशन L² बन जाएंगे, सेकंड के डायमेंशन T बन जाएंगे, तो S के डायमेंशन ओवरऑल क्या बन जाएंगे, M, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, T रेस टू पावर -3, ये डायमेंशन बन जाएंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, स्पीड से काम करना पड़ेगा तभी जाके आप क्वेश्चंस को कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाओगे। स्पीड को तो मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा, साथ में एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, L T रेस टू पावर -1 और रेस टू पावर Z, है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी, तभी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसके बाद देखना जरा M की पावर का कंपैरिजन, दोबारा फिर L की पावर का कंपैरिजन और फाइनली टाइम की पावर का कंपैरिजन। M की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट साइड में देखना जरा, ये बन जाएगा X प्लस वाई सिंपली। L के लिए लिखोगे लेफ्ट में तो 0 ही है क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बन जाएगा -X, यहाँ पे L है ही नहीं, वहां पे L है, तो ये बन जाएगा प्लस में Z। T के लिए करोगे लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में देखो जरा,
टी की वैल्यू है माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स, माइनस में 3 टाइम्स वाई, माइनस में जेड। अब यहां से ना z की वैल्यू को x के टर्म्स में निकाल लो, z इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू को x के टर्म्स में निकाल लो माइनस एक्स, और फाइनली यहाँ पे इनका यूज कर लेना है। फाइनली हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से ओवरऑल। सो 0 इज इक्वल टू माइनस में 2x, वाई की वैल्यू माइनस में x है तो ये बन जाएगा प्लस में 3x, z की वैल्यू प्लस में x है तो ये बन जाएगा माइनस x। अब 3x में से 2x ओवरऑल यहाँ से तो x ही रिमूव हो जाएगा ना। एक बार और चेक करते हैं, ये हमने P से रिप्रेजेंट किया प्रेशर को, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये वैल्यू हमारी ठीक है। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो हमने लिख लिया था, एरिया L स्क्वायर होता है और सेकंड के लिए T लिख दिया था, तो L स्क्वायर कैंसिल, T रेज़ टू पावर -3, S की वैल्यू भी ठीक है हमारी, S की वैल्यू भी ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो वैल्यू भी ठीक है। M की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई, L की वैल्यू बन जाएगी माइनस में x और ये बन जाएगा प्लस में z। T की बात करें तो ये बन जाएगा माइनस में 2x, यहाँ पे तो T है ही नहीं। अच्छा हाँ, ये माइनस में क्या है, माइनस में 3y है और माइनस में z है। x और y का सम आपस में 0 है, या हम ना क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो जरा ध्यान से इसको ना, जैसे अगर आप यहाँ से ना z की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, z की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, माइनस में ट्वाइस ऑफ x, माइनस में 3 टाइम्स y। अब y की वैल्यू को x के टर्म्स में पुट कर दोगे, y की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल है, तो z की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, सिंपल। वो हम वैसे ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं, ठीक तो है। फिर जैसे z की वैल्यू x के इक्वल है, y की वैल्यू -1 है। मान लीजिए अगर x की वैल्यू को हम ना 1 फिक्स करते हैं, y की वैल्यू -1 बन जाएगी, यहाँ पे गलत हो गया। अगर x की वैल्यू -1 फिक्स करते हैं, y की वैल्यू इसका ऑपोजिट हो जाएगी, z की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। x की वैल्यू को 1 मान लोगे, z की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। हमने क्या कर लिया, ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया इसको, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज सिंपल। इस पूरी कहानी के अंदर क्या बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। वेलोसिटी को प्रेशर r² माइनस x² डिवाइडेड बाय 4 वेलोसिटी और लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। डायमेंशन पूछ रखे हैं विस्कोसिटी के। अब आपको ये सोल्व नहीं करना क्वेश्चन कि आप यहाँ पे प्रेशर के, लेंथ के, वेलोसिटी के और फाइनली लेंथ के डायमेंशन पुट करो। सिंपल, विस्कोसिटी का मतलब तो विस्कोसिटी ही रहेगा, और विस्कोसिटी के डायमेंशन हमने विस्कस फोर्स के फॉर्मूला से इवेल्युएट किए थे, m पावर 1 l पावर -1 t रेज टू पावर -1, m पावर 1 l पावर -1 t रेज टू पावर -1। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओवरऑल आपको ये इक्वेशन सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी ना। अब अगर आप उसको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, उसका नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एम मास जिसको ना स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी दे रखी है, ये बन जाएगा a m रेस टू पावर x और ये बन जाएगा k रेस टू पावर y, वेयर a क्या है कि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज। सिंपली स्प्रिंग पेंडुलम के लिए जो फ्रीक्वेंसी का ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m। सो यहाँ पे k की पावर का जब आप कंपैरिजन करते हो, यहाँ पे आपको ना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2, और x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर में मास प्रेजेंट है, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो फाइनली आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूनिट एंड डायमेंशन के हमने ना 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी जो थर्ड क्लास आज यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। होप आपको आज तक का जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला टॉपिक। उसको हम ना इंडिविजुअल
टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का अलग से क्लास होएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग से क्लास होएगी, वेक्टर की, उस तरीके से जो PYQ आए हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। फर्दर आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।